और जो गलतियां हैं उन्हें पूरी निर्मम ईमानदारी के साथ, क्रूअल ऑनेस्टी के साथ स्वीकार करना कि हाँ ये मेरी गलती है और ऐसी गलती हुई है तो आगे न हो, इसका ध्यान रखना होगा। और अपनी कमियां लिखना और फिर रेजोल्यूशंस कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगली बार से ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा और ये नहीं करूंगा, ये मैंने अच्छा किया, इस चीज को और आगे बढ़ाऊंगा, ये अभ्यास और करूंगा। जो व्यक्ति डायरी इस लेवल पे लाता है ना, वो रोज सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ बेटरमेंट, आत्म परिष्करण की प्रक्रिया में लगा रहता है। और ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद अपने सबसे बड़े ज्ञानी सखा मित्र हो जाते हैं। तो अब आप बताओ कि आप में से कितने लोग डायरी इस मूड में लिखते हैं? 1 2, हाँ है ना, कितने 10-15 लोग हैं। और महान व्यक्तियों का अनुपात इतना ही होता है समाज में, इससे ज्यादा कैसे होगा? ऐसे लिखना चाहिए। और डायरी ऐसे लिखो कि कोई गलती से पढ़ भी ले तो सामाजिक संबंध खराब ना हो। ये नहीं कि इतना गाली गलौज दिया किसी का नाम लिख लिख के, ऐसा मत कीजिए, है ना, उस पर फिर बड़ा छुपाना पड़ता है उसको। और आप कितना भी कोड लैंग्वेज में लिख लें कि क आया था और ख ने ऐसा किया, सब क समझ में आ जाता है, उससे नहीं होता है। तो डायरी गाली देने का प्रोसेस मत बनाइए, आत्म परिष्करण का प्रोसेस, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस के रास्ते की एक बड़ी उपलब्धि है। समझ गए भाई? 2-2 3-3 बातें हर बारे में पता है आपको, ये लिख के आइए, 150 शब्द हो जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। तो अब सिखा देना है किसी को भी, घर जाके बोलना मम्मी मम्मी आओ आपको मैं EI सिखाती हूँ। फिर मम्मी बोलेंगी IQ, मम्मी बोलेंगी IQ है ना, तू आई ही क्यों, मतलब तू आई क्यों। ठीक है, चलो अब जो बचा है आज की क्लास में, इसके अलावा एक तो बचा है कि EI और नैतिकता में क्या संबंध है। देखो क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस और नैतिकता का संबंध क्या है। आप लोग भी स्कूल में एक निबंध लिख के बड़े हुए होंगे, 2 निबंध लिख के, एक तो गाय लिखा होगा, है ना। नहीं, मैं निबंध क्रमांक 2 कह रहा हूं ना ना ना, पहला तो नहीं। अच्छा, पहला निबंध सुन तो लो भाई, पहला निबंध तो गाय ही लिखा था ना आपने, अब सब उसी देश के निवासी है ना। और उसके बाद दिवाली और प्रधानमंत्री होता, मेरी पहली रेल यात्रा, वो सब लिखा होगा। लेकिन एक और लिखा होगा इन सब के अलावा, आप सुन ही नहीं रहे, कौन सा? हाँ, ये वाला, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपने लिखा है निबंध? अपने आप लिखा था या मास्टर ने लिखवा दिया था? और आपने रट के वही उगल दिया परीक्षा में, पहले निगल लिया फिर उसको परीक्षा में उगल दिया, और इससे आपकी क्रिएटिविटी के अच्छे नंबर मिल गए। आप निबंध लिखने का मतलब है क्रिएटिविटी का विकास करना, और क्रिएटिविटी ऐसे विकसित होती है हमारे देश में, लिखवाया जाता है स्कूल में, फिर बच्चे वही उगल के आते हैं, फिर अच्छे मार्क्स आते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं, बच्चा बहुत क्रिएटिव है, एकदम ठीक से रट के आया था। जो उस निबंध का सार था वही इस टॉपिक का उत्तर है। ठीक, तो वहां पहुंचेंगे बाद में। पहले ये बताओ कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है? दोनों है, सो सिंपल। ठीक, मतलब विज्ञान अपने आप में ना वरदान है ना अभिशाप है। विज्ञान तो भाई एक शक्ति है, एक पावर है। अगर आपने उस पावर का सही यूज किया तो वरदान है, और यदि आपने उसका मिसयूज किया तो अभिशाप है। सो सिंपल, है ना। परमाणु विज्ञान से ऊर्जा बनाई तो वरदान है, बम फोड़ दिया तो अभिशाप है। प्रोसेस एक ही है। और विज्ञान बेचारा क्या करे इसमें, वो तो आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से उसका इस्तेमाल कर लिया। विज्ञान इसमें क्या करेगा?
ठीक वैसी बंदूक आपके पास है, वरदान है कि अभिशाप है? ये डिपेंड करेगा किस पे चली इसके बाद। अगर आप देश के बॉर्डर पे खड़े हैं, देश को बचाने के लिए इस्तेमाल करें तो वरदान है, और देश के अंदर घूम के चला दी तो अभिशाप है। सीधी सी बात है। तो एक बेसिक सी बात ध्यान रखिए हमेशा, शक्ति अपने आप में ना वरदान होती है ना अभिशाप होती है। शक्ति का प्रयोग किस सेंस के साथ किया गया उससे तय होगा कि वो वरदान है या अभिशाप है। यही स्थिति इंटेलिजेंस की है, आईक्यू की है या इंटेलिजेंस की है, और यही स्थिति ईआई की है। अब आप बताएं कि जो व्यक्ति अच्छे आईक्यू वाला है वो नैतिक होगा या अनैतिक होगा? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस और नैतिकता का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। चारों ऑप्शंस बन जाएंगे। चार ऑप्शन ध्यान है, इंटेलिजेंट है, नैतिक है, होंगे ऐसे लोग, भगत सिंह। इंटेलिजेंट है पर नैतिक नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग हैं। ओसामा बिन लादेन हो सकता है। इंटेलिजेंट नहीं है किंतु नैतिक, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको अपने घर के आसपास। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए बुरा नहीं करते, पर बहुत समझदार नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस वाले व्यक्ति हैं, उससे ज्यादा उनकी सेंस काम नहीं करती है। ऐसा होता होगा ना। और चौथा पीस मिलता है, ना इंटेलिजेंट ना नैतिक। ऐसे लोग आपको जैसे जो व्यक्ति किसी गरीब मोहल्ले के व्यक्ति हैं, और नहीं ओवैसी का अगर आप स्पीच सुन लेंगे ठीक से तो ओवैसी के आप बहुत बड़े पंखे बन जाएंगे। जो बड़ा ओवैसी है वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंडिंग बड़ी कमाल की है। वो तो उसका एक स्टैंड पॉइंट है, क्योंकि उसको वोट उसी मुद्दे से मिलते हैं, तो इसलिए वो ऐसी बातें बोलता है। लेकिन वो मतलब जो बड़े ओवैसी साहब है, मैं नाम नहीं पता पूरा एग्जैक्टली कौन से हैं, असदुद्दीन, हाँ असदुद्दीन ओवैसी। पर मेरी समझ है कि वो समझदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा है। आप उसको नैतिक अनैतिक तो आपकी चॉइस मानने की, लेकिन इंटेलिजेंस तो जबरदस्त है उनके अंदर। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे छोटे किस्म के अपराधी हैं, उनमें से आपको कई मिलेंगे जो इंटेलिजेंट भी नहीं है और नैतिक भी नहीं है, अपराध कर रहे हैं, चोरी डकैती छेड़खानी इस तरह के अपराध, बहुत दिमाग नहीं है, बहुत बेसिक सा दिमाग है, ऐसे लोग मिल जाएंगे। और जिन दो चीजों में चारों ऑप्शंस अवेलेबल हों, उन दो चीजों का संबंध अनिवार्य है या आकस्मिक है? आकस्मिक है। आकस्मिक का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के साथ नैतिकता का संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक यही स्थिति है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति यदि उसमें प्लस सद्गुण या मूल्य हैं, तो एक फार्मूला बना EI प्लस सद्गुण या मूल्य। EI एक क्षमता है, सद्गुण और मूल्य व्यक्ति को नैतिक बनाने वाले कुछ पैरामीटर्स हैं। तो ये व्यक्ति हो जाएगा अत्यंत नैतिक, और ये नैतिक क्षेत्र में EI का बड़ा भरपूर फायदा उठाएगा, अच्छे तरीके से उसे इस्तेमाल करेगा। किंतु यदि EI किसी व्यक्ति में हो और साथ में दुर्गुण हो उसके अंदर, तो वो EI का क्या करेगा? अनैतिक व्यवहार करेगा। इसको समझने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे खिलाड़ी को सोचिए, अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो एक साथ मल्टीपल प्रेम संबंधों में चल रहा होगा, और जिनमें से हर एक में उसने कसम खा के कहा होगा कि तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल तक मन में नहीं आता है। मतलब आपके सर्कल में एक आध व्यक्ति ऐसा होगा ना भाई, जिसको आप जानते होंगे, एक आध के तो सुना तो होगा किसी के बारे में। देखिए उन लोगों से दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है, उसके 3 अफेयर चल रहे हैं साइमल्टेनियस, मान लीजिए, लेकिन उसने हर संबंध में बता रखा है ये। जैसे कोई लड़का है बड़ा स्मार्ट सा है, किसी ने उसको प्रपोज किया, कोई लड़के ने कहा देखो मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे 2 अफेयर ऑलरेडी चल रहे हैं, हालांकि टाइम रहता है मेरे पास, मैं टाइम दे सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी पर्सनल दिक्कत नहीं है, पर मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ, मैं सच्चा व्यक्ति हूँ, और अगर आपको इस बात से आपत्ति नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूंगा, मैं उन दोनों को बताऊंगा पहले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उन दोनों को बताऊंगा पहले मैंने बता रखा है। अगर आप
चाहें तो हम सोच सकते हैं। और मान लीजिए वो लड़की ये कहे कि अच्छा आपके 2 चल रहे हैं, पहले मेरे पहले 4 चल रहे हैं और बस सहदेव रह गया था, अब आप भी आ गए हैं, तो अब आप ये बताएं। और मैंने भी सबको बता रखा है, हम लोगों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग एक दूसरे को रोकते नहीं, लेकिन हम लोग जितना समय गुजारते हैं साथ में वो अच्छा गुजारते हैं, बहुत अच्छे सद्भाव से गुजारते हैं। तो आई कैन थिंक ऑफ हैविंग 5 इंस्टेड ऑफ 4। तो ठीक है, आज शाम को CCD में बैठते हैं, जहां ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी। तो आप शाम को आइए, बैठते हैं। अब देखिए, इस मामले में एक किस्म की अनैतिकता तो हो सकती है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि जो मोनोगैमस किस्म की हमारी नैतिकता है, जिसमें एक पुरुष पर एक स्त्री होनी चाहिए, उस सेंस में तो अनैतिक मान सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से या किसी और से छल कपट नहीं कर रहे। इस सेंस में मानना पड़ेगा कि इन्होंने कम से कम झूठ नहीं बोला, जो इनके मन में था बोल दिया। और अगर दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं, उस शब्द में बोलना नहीं चाह रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि दोनों अगर एक ही प्रकार के लोग हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? दोनों एक ही तरह के लोग हैं, तब क्या समस्या है? ठीक है। लेकिन कोई इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है और इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानता है, कंट्रोल कर लेता है, दूसरे की भावनाओं को समझता है, कंट्रोल कर लेता है, लेकिन है अंदर का वैसा दुर्गुणी, मतलब समझ गए? अब ये जो खेल खेलेगा, ये हर व्यक्ति से इस तरह से बात करेगा कि तुमसे पहले जीवन में कभी सोचा नहीं किसी के बारे में, तुम्हारे बाद तो सोचना संभव ही नहीं बचा है, तुम्हारे पहले भी नहीं सोचा है, और मौके बेमौके आंसू भी निकाल देगा अपने। सामने वाला सुपर गदगद उसके प्रति कि इतना निष्ठावान व्यक्ति मुझे जीवन में मिल गया है, इतना एक निष्ठ मिला है, इतना इमोशनली उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेगा, और जबकि ये उसी समय धोखा भी दे रहा होगा, मैनिपुलेट करेगा। ठीक से बात है। और यदि कोई इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति किसी को मिसयूज करना चाहे तो कितना आसान है उसके लिए। जैसे मान लो कि लड़का लड़की है, लड़की के पास पैसे ठीक ठाक है, लड़का थोड़ा सा बेरोजगार टाइप का है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट है। कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इसका उल्टा भी होता है, हो भी सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में सूट ऐसे कर रहा है, एग्जाम्पल चेंज करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। अब मानो दोनों बैठे साथ साथ, लड़के की जेब में पैसे नहीं है और उसका मन करे टैक्सी से जाने का घर। टैक्सी के पैसे मांगना नहीं ठीक लग रहा है उसको, कैसे वो इतने पैसे मांगता है, कितने पैसे मांगेगा? पैसे जितने मांगेंगे प्यार कम हो जाता है उतना ही। तो फिर अभी क्या करेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। कहेगा अच्छा मैं चलता हूँ, उठेगा लंगड़ा के चलेगा थोड़ा सा, अच्छा मैं चलता हूँ, बस आने वाली होगी। तो वो लड़की पूछेगी तुम्हें क्या हुआ पैर में? कुछ नहीं, कल दौड़ रहा था तो पैर गड्ढे में फंस गया, मुड़ गया था, मोच आ गई थी, तो आज सुबह से चल नहीं पा रहा था, पर तुमसे मिलना था, कैसे नहीं आता। चलो चलो अब मैं जाता हूँ। अब वो कह रही कैसे जाओगे? कुछ नहीं, बस भीड़ तो होती है बस में, लेकिन क्या हो गया, ठीक है। कुछ कहेगा नहीं, इतना घाघ आदमी है, कुछ कहेगा थोड़ी ना। तो लड़की कह रही है, लड़की ने पर्स देखा अपना, 300 रुपए ही है, 250 लोग जाएंगे टैक्सी में। अभी उसकी करुणा उतनी नहीं जाग रही है, अभी थोड़ा और एक्टिंग कर देगा कि बस एक ही डर है, कहीं गाड़ी में बस में कोई चढ़ गया पैर के ऊपर, तब क्या होगा। ऐसा हुआ तो फिर मैं 5-10 दिन नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा एडमिट होना पड़ेगा, फिर उसके बाद मिलेंगे तुमसे। उस मिलेगा नहीं 10 दिन तक, कैसे? कह रही है तुम ना टैक्सी से चले जाओ। अरे टैक्सी कहाँ, हम गरीब लोग जा सकते हैं टैक्सी से भाई, टैक्सी अमीरों की चीज़ है, हम कहाँ जा सकते हैं, तुम लोग अमीर लोग हो। अब कह रही है अरे मैं पैसे देती हूँ टैक्सी के, ये मेरा इतना भी अभिमान नहीं है, मैं इतना भी खुददार नहीं हूँ, तुमसे पैसे लूंगा मैं, इतना बेगैरत दिखता हूँ मैं तुम्हें, तुमसे पैसे लेके टैक्सी में जाऊंगा। अरे यार उतने पैसे हम किसी गरीब को बांट देना, लेकिन मुझे मत दो। अब इसके बाद वो उठेगी, चुप करो चुप, ऊबर आ गई, बैठो इसके अंदर, भैया पैसे इनसे मत लेना, लो पैसे लो। अब ये एक्टिंग करते हुए कि अब तुम ऐसे कर देती हो, मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी या खिलाड़िन है
तो आप समझ पा रहे हैं, ऐसे लोग दुनिया में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब मुझे बताओ कि ऐसा व्यक्ति अगर है, उसका कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा? उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कम है या ज्यादा है? कूट के भरी हुई, इतना घाघ आदमी। मैंने एक बार आपसे कहा था, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस सद्गुण, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हैं औदात्य, सब्लिमिटी, गरिमा। ये व्यक्ति गरिमा से भरा होगा, अपनी इस क्षमता का मिसयूज नहीं करेगा, ये हमेशा समाज के हित में उसका यूज करेगा। और यदि ईआई प्लस दुर्गुण है तो इसके लिए सही शब्द है घाघ, और एक शब्द और है, ये लिखना मत, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। ये लिखना मत है ना, मैंने भी नहीं लिखा है। मैं ये शब्द पिछले 10 मिनट से बोलना चाह रहा था, बार बार मुझे लग रहा था कि बोलूं कि ना बोलूं, फिर लगा कि इससे जो सेंस डेवलप होगी ना, वो घाघ से होती नहीं है। तो इस तरह का व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है, किंतु उसका मिसयूज करता है दूसरों के इमोशन से खेलने में, दूसरे के इमोशंस को अपने पक्ष में यूज करने में। तो ऐसा व्यक्ति घटिया किस्म का व्यक्ति हुआ। अब मुझे बताओ निष्कर्ष, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिकता के बीच में संबंध कैसा है? अनिवार्य है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? इसका आंसर जब लिखना होगा ना, उसमें पॉइंट्स नोट कर लीजिए, 3-4 पॉइंट्स में क्या क्या लिखेंगे, केवल संकेत में लिखिए। नंबर 1, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक योग्यता या क्षमता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक योग्यता या क्षमता है, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब उसके बारे में लिखिए 3-4 बातें जो होती है ना, अपनी भावनाओं को समझना, मैनेज करना, वो सब चीजें लिखिए। नंबर 2, दूसरी ओर कॉमा, नैतिकता का संबंध क्षमता से न होकर इस बात से है कि व्यक्ति अपने कृत्यों में सामाजिक हित को कितना शामिल करता है, अपने कृत्यों में सामाजिक हित को कितना शामिल करता है। इसका मुख्य संबंध उसके चरित्र व आचरण से है। इसका मुख्य संबंध उसके चरित्र व आचरण से है, कॉमा, न कि क्षमताओं से। नंबर 3, कोई भी क्षमता अपने आप में नैतिक या अनैतिक नहीं होती। कोई भी क्षमता अपने आप में नैतिक या अनैतिक नहीं होती। उसकी नैतिकता का निर्णय इस बात से होता है, उसकी नैतिकता का निर्णय इस बात से होता है कि क्षमता का प्रयोग किस मंशा या इरादे के साथ किया गया है, किस मंशा या इरादे के साथ किया गया है। इस दृष्टि से देखें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी। नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी। अब इसके बाद 2 एग्जाम्पल दीजिए। नंबर 4 में लिखिए नैतिक प्रयोग का उदाहरण। नैतिक प्रयोग का उदाहरण।
कोई एग्जाम्पल सोच पा रहे? जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, सुसाइडल हो गया है, वहां EI का उपयोग करके उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर देना। तो संकेत लिखिए, अवसाद के शिकार व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करना। जैसे वो रेप पीड़िता है, सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर है, उसे खूब कॉन्फिडेंस देना और ये समझाना कि समाज को आईना दिखाने के लिए तुम्हारा होना जरूरी है। समझ गए इस बात को? तो किसी रेप पीड़िता या किसी वंचित व्यक्ति को या अवसादग्रस्त व्यक्ति को आत्मविश्वास दिलाना, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अपने शब्दों में लिखिएगा ना, 3-4 वाक्य में समझा के लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर 5, किसी व्यक्ति को अपने ऊपर भावनात्मक रूप से निर्भर बनाकर उसका शोषण करना, ये हो गया अनैतिक प्रयोग। किसी व्यक्ति को अपने ऊपर भावनात्मक रूप से निर्भर बनाकर उसका शोषण करना। लिख लेंगे इस प्रश्न का उत्तर अब? चलिए, इसके बाद क्या क्या बचा जो मैंने कहा था कि आज करना है? एक है कि इसका मेजरमेंट कैसे होता है, उसमें नोट्स में नहीं है आपके, कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको। निकालो कागज पेन, लिखो। एक कंसेप्ट लिखिए, इमोशनल कोशिएंट, या लिखिए EI का मापन। मेरा ख्याल है कि ये प्रश्न पूछेंगे शायद नहीं, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, कहीं आ जाए तो आप पानी हत्थे ना हो जाएं, तो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। इमोशनल कोशिएंट क्या है, या EI का मापन? लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। नंबर 1, जिस तरह से बुद्धिमत्ता का मापन IQ के माध्यम से किया जाता है, जिस तरह से बुद्धिमत्ता का मापन IQ के माध्यम से किया जाता है, वैसी ही संकल्पना यह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मापन EQ, ब्रैकेट में लिखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कोशिएंट। इमोशनल इंटेलिजेंस कोशिएंट। कोशिएंट की स्पेलिंग इमोशनल इंटेलिजेंस कोशिएंट के माध्यम से किया जाए। पूर्ण विराम। किंतु IQ के मापन में जैसी वस्तुनिष्ठता दिखती है, किंतु IQ के मापन में जैसी वस्तुनिष्ठता दिखती है, वैसी EQ के मापन में नहीं है। वैसी EQ के मापन में नहीं है। अब एक हेडिंग बनाइए, विभिन्न प्रयास। जो प्रयास किए गए हैं 2-2 लाइन में उनका जिक्र कर देते हैं। लिखिए नंबर 1, मेयर और सैलोवी ने एक जांच परीक्षा की रूपरेखा तैयार की, जिसे MSCEIT ब्रैकेट में लिखिए, मेयर, सैलोवी और तीसरा व्यक्ति है कारुसो, CARUSO। मेयर, सैलोवी, कारुसो, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट।
मेयर सैलोवी कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट की मूल धारणा यह है, इस टेस्ट की मूल धारणा यह है कि जिस व्यक्ति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होगी उसके सामाजिक संबंध अच्छे होंगे और समाज के साथ उसका समायोजन बेहतर होगा, और समाज के साथ उसका समायोजन बेहतर होगा। किंतु इस टेस्ट की कमजोरी यह है कि यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता के नाम पर सामाजिक अनुरूपता, अनुरूपता के लिए एक शब्द है कन्फर्मिटी, ध्यान है उस दिन आया था, ये ओ वाला है, आई वाला नहीं। सोशल कन्फर्मिटी, सामाजिक अनुरूपता यानी सोशल कन्फर्मिटी को जांचता है। इस वाक्य का अर्थ समझ पा रहे हैं? यह काम की जांचता के बाद लिखिए, अर्थात कोई व्यक्ति समाज से कितना सहमत है या सामाजिक तौर तरीकों में कितना ढल चुका है, या सामाजिक तौर तरीकों में कितना ढल चुका है, कॉमा, इस तथ्य को जांचता है। नेक्स्ट, नंबर 2, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मापन के अधिकांश टेस्ट ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति को खुद ही अपना मूल्यांकन करना होता है, जिनमें व्यक्ति को खुद ही, ऐसा करें, खुद ही के बाद तीर निकाल के लिखो 4 शब्द, दिए गए प्रश्नों के आधार पर, दिए गए प्रश्नों के आधार पर अपना मूल्यांकन या मापन करना होता है। उदाहरण के लिए, ऐसा एक टेस्ट पेट्राइड्स, PETRIDES, ऐसा एक टेस्ट पेट्राइड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे TEIQ कहते हैं। टी से बनता है ट्रेट, TRAIT, ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का मतलब क्या हुआ? प्रश्नावली। ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर में डबल एन आएगा मेरे ख्याल से, है डबल एन आएगा। मैं बोल देता हूँ, QUESTION तो हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद NAIRE, क्वेश्चनेयर, जिसे ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनेयर कहा जाता है। इसमें 15 आधारों पर जांच होती है। बाकी
जांचों की तुलना में इसे बेहतर माना जाता है। बेहतर माना जाता है। नंबर 3, भारत के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इस संबंध में मौलिक प्रयोग किए हैं। भारत के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इस संबंध में मौलिक प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए प्रोफेसर N.K. चड्ढा और डॉक्टर दिलीप सिंह, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए प्रोफेसर N.K. चड्ढा और